हेलो बच्चों हेलो बच्चों हेलो बच्चों हेलो बच्चों। अब फाइनल जो पोर्शन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड इन द फ्यूचर चैप्टर्स, ठीक है, वो आ रहा है। ठीक, इसकी जो भी चीज़ें जैसे क्वांटम नंबर्स हम पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे और वाइटल्स हम पढ़ेंगे, है ना, उनके शेप्स पढ़ेंगे। जो भी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन में, ठीक है, दे आर गोइंग टू बी यूज इन द फ्यूचर। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे स्कूल। तो अब नॉट श्योर कितना क्वांटम नंबर तो फिर भी पूछ ही लेते हैं, शेप वेव भी पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ होती है स्कूल के काम की नहीं है, लेकिन जेई और जेई एडवांस मतलब मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नीट वीट में भी थोड़ा बहुत पूछते ही हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इसमें लिखना, ये सबसे पहले हेडिंग डालना क्वांटम वेव मैकेनिकल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ये हेडिंग डालो और उसके नीचे लिखो क्वांटम मैकेनिक्स, उसके नीचे लिखो क्वांटम मैकेनिक्स। हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ठीक है। तो एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स और एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो तुमने अभी तक जो पढ़ा है अपने फिजिक्स में या अभी जो आगे पढ़ोगे 11th में भी, पूरी 11th में तुम्हारी वो है ना, मैकेनिक्स ही तो है, काइनेमैटिक्स एंड मैकेनिक्स। तो उसमें जो लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं या तुमने v=u+at या ये जो इक्वेशंस पढ़ी हैं, जो भी कुछ ये सब कुछ पढ़ा है, ये तुम्हारा क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो लिखो क्लासिकल मैकेनिक्स आर द लॉज ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मैकेनिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स which are used to describe the motion of macroscopic objects, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक मतलब मैंने क्या बताया, मैक्रोस्कोपिक वो होगा जिसका सिग्निफिकेंट मास होगा, ठीक है। तो चीनी का एक दाना, सैंड का एक दाना, उसका भी कुछ सिग्निफिकेंट मास है, तो वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है तो वो माइक्रोस्कोपिक हो गया, याद है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, अगर यही क्लासिकल मैकेनिक्स में छोटे पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लगा दूं तो इट डज नॉट वर्क। तो लिखो when this classical mechanics is applied to describe the motion of microscopic particles, then ठीक है, then it fails because the microscopic particles also behave like a wave, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव विच क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट टेक इन टू अकाउंट, बिकॉज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव, ठीक है, विच क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट टेक इन टू अकाउंट, ठीक। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, टू डिस्क्राइब। अब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक नया मैकेनिक्स इजाद किया गया, जिस मैकेनिक्स को हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है जी। वो क्वांटम मैकेनिक्स हो गया तुम्हारा। तो लिखो इसमें टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ microscopic particles, a new kind of physics or mechanics was invented, which took into account the dual character of matter, ठीक है। This mechanics was called quantum mechanics, ठीक है। फुल स्टॉप लिखो और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, when this quantum mechanics was applied to macroscopic objects, it yielded the same results as classical mechanics, ठीक है।
क्यों होगा ऐसा? क्योंकि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का वेव नेचर नेग्लिजिबल होता है, तो उसमें यूँ समझो कि जो पार्टिकल नेचर है वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा, और वो क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑलरेडी हम कंसिडर करते हैं, वेव मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स में हमने से मतलब वो नेग्लिजिबल हो गया, तो इट वोंट बी टेकन इनटू या इट वोंट बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो दोनों से सेम रिजल्ट आएंगे अगर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को लगाया गया। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। अ थियोरेटिकल साइंस, ये क्वांटम मैकेनिक्स अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या होता है तो उसका डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। अ थियोरेटिकल साइंस that deals with the study of the motions of the microscopic objects that have both observable wave-like and particle-like characteristics. Both wave-like and particle-like characteristics. ठीक है, तो characteristics, ठीक। ओके, नाउ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक, इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखो, फिर उसके बाद तुम्हें इसकी इक्वेशन लिखवाते हैं। ठीक है, तो लिखो आफ्टर दी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब चाहे तो तुम हेडिंग डाल लेना ये, और उसके नीचे लिख लेना दोबारा से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिक्स लिखा, अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लिख लेना। ठीक है, इसमें लिखो आफ्टर द फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल a new model was invented by Erwin Schrödinger। ठीक है, Schrödinger, Erwin श्रॉफ होता है ना, जैकी श्रॉफ वाला श्रॉ, और डिंजर है ना, डिंजर कुछ बोलते हैं ना डिंजर में, तो वैसे ही है श्रॉ और डिंजर। ठीक, अरविंद श्रोडिंजर। ठीक है, ये ध्यान रखना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सिर्फ अरविंद श्रोडिंजर ने नहीं दिया था, बहुत लोगों ने दिया था। ठीक है, हर एक का अलग अलग दिया था, जो हर एक के अलग अलग मॉडल्स थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और काइंड ऑफ उसमें डाली थी, लेकिन जो सबसे सटीक था वो अरविंद श्रोडिंजर का था। और देन देयर वाज दिस अनदर, तो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अनदर साइंटिस्ट। ठीक है, तो वो कभी समय लगेगा, कभी क्लास में मिलोगे तो वो चीज़ भी बताऊँगा। ठीक है, और उसका क्या लेना देना है तुम्हारी वैदिक स्टडीज़ से, ठीक है, वो भी मैं बताऊँगा कभी समय मिला तो। ठीक है, तो इट्स बेसिकली अबाउट कि एवरीथिंग विल एग्जिस्ट। बहुत बेसिक बता रहा हूँ, दिस इज़ आउट ऑफ दिस कोर्स, लेकिन बताने का बड़ा मन कर रहा है। Everything that exists, the reality that you live in exists because something or somebody is observing it. ठीक है, if there is no one to observe, that thing will not exist physically. It seems very, I don't know, out of this world. थोड़ा सा उड़ा हुआ ऐसे लगता है कि ये क्या मतलब हुआ, कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे फिजिकली। दिस इज हाउ इट इज़। तो जो तुम्हारी क्वांटम मैकेनिक्स है वो उसका एक बेसिक टेनेट यही है जो मैंने अभी कहा। ठीक है, तो लाइक द यूनिवर्स एग्जिस्ट्स बिकॉज देयर इज़ अ सुपर कॉन्शियसनेस। ठीक है, हमारी एक कॉन्शियस, जिसको कॉन्शियसनेस इज़ नॉट अ वेरी गुड वर्ड टू डिफाइन आत्मा। ठीक है, तो आत्मा है, आत्मा का एक स्वरूप हम हैं। ठीक, और जो परमात्मा है दैट इज़ द सुपर सोल और द सुपर कॉन्शियसनेस विच इज़ observing us, and that is how we exist. The moment that super consciousness stops observing us, we dissolve into non-existence. ठीक है, जैसे बिग बैंग होता है, बिग बैंग में नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में आती हैं सब चीज़ें, और वैसे ही एग्जिस्टेंस से नॉन एग्जिस्टेंस में सब चीज़ें चली जाती हैं। तो दिस इज़ अ साइकिल, दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, एंड देयर आर लाइक zillions and zillions and zillions of years which have already passed. ठीक है, before we are here. तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस बता दिया, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। आई रियली वांट टू एक्सप्लोर इट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। हो सकता है तुम में से किसी एक का इंटरेस्ट स्पाइक हुआ हो। अरविंद श्रोडिंजर ने ये मॉडल दिया, इन्वेंटेड बाय अरविंद श्रोडिंजर, नोन एज द वेव और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, नेक्स्ट लिखना, दिस
this model is consistent with डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो उसको DBH लिखता हूँ शॉर्ट में, DBH, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड HUP, हप्पू सिंह आता है ना जो उसमें भाभी जी घर पे है ना, हप्पू सिंह, HUP, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हप्पू सिंह को पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एनीवे, ठीक है। नाउ इसमें लिखो, सिंस बोहर टुक only particle nature into account, since Bohr took only particle nature into account, while this model takes into account both the natures of matter, while this model takes into account both the natures of matter। ठीक है, so since उसने सिर्फ पार्टिकल नेचर लिया था, इसने दोनों नेचर लिए हैं, तो दिस इज एन अपग्रेडेशन या दिस इज अ मच मोर एनकम्पसिंग मॉडल ऑफ एन एटम। सो लिखो, दिस इज अ मच मोर एनकम्पसिंग, मतलब सारी जो प्रॉपर्टीज थी मैटर की वो सब उसने अपने कंसिडरेशन में लिया और तब जाके मॉडल आया। ठीक है, तो लिखो, टेक्स इनटू अकाउंट बोथ द नेचर्स ऑफ मैटर, हेंस दिस इज अ मोर एनकम्पसिंग मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, नेक्स्ट मैं थोड़ा बहुत ऐसे लिख रहा हूँ इसको इस तरीके से कि बोर में क्या था, बोर में देखो भाई, बोर मॉडल में क्या था, पार्टिकल नेचर एक्सेप्ट किया था उसने, पार्टिकल नेचर, तो उसकी वजह से क्या था, उसका फिक्स्ड ऑर्बिट था। ठीक है, उसका रेडियस भी फिक्स था, उसकी वेलोसिटी भी फिक्स थी, उसकी एनर्जी भी फिक्स थी। ठीक है जी, ये सब चीज़ें लिख लो, गॉट इट। और इस, ठीक है, ये चीज़ लिखा, ठीक है। नाउ लिखो WMM या QMM, जो तुम, मैं तो QMM बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्वांटम। ठीक है, क्वांटम वर्ड का मतलब क्या है और लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई कॉलेज भी है यहाँ पर, अमेजिंग। ठीक है, क्वांटम का मतलब कोई पूछ ले उनसे तो उनको ये ना पता हो, बट देन अगेन दे आर क्वांटम्स एनीवे। ठीक, प्रोबेबिलिस्टिक। अब ये लिखो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में देखो भाई, पार्टिकल नेचर नहीं है उसका, दोनों नेचर है, तो फिक्स ऑर्बिट तो नहीं हो सकता। फिक्स ऑर्बिट नहीं है तो हम उसका पाथ कैसे बताएंगे, पाथ भी नहीं बता सकते। तो हम प्रोबेबिलिटीज़ में बात करते हैं, हम कहते हैं कि जैसे ये वाला कोई, जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड कोई जैसे स्फेरिकल स्पेस है, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करा जा सकता है, तो तुम बोलोगे हाँ भाई, इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। लाइक दिस इज द वे वी विल टॉक। तो लिखो, WMM इज प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर, यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। कभी ये बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि इलेक्ट्रॉन यहीं है, इतना कहता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। ठीक है, इन नेचर। नेक्स्ट लिखो, टेक्स रेंजेस ऑफ पोजिशन, टेक्स रेंजेस ऑफ पोजिशन एज, to describe ranges of position to describe the position of an electron. So takes ranges of position to describe the position of an electron around the nucleus, because takes ranges of positions to describe the position of an electron, around the nucleus, because electron behaves both like wave and particle, because electron behaves both like wave and particle. ठीक है जी, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it gives probability of finding an electron in a particular region of space. It gives probability of finding an electron, in a particular region of space, around the nucleus, ठीक है जी। और थर्ड लिखो, probability of finding, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, probability of finding an electron around the nucleus is
probability of finding an electron around the nucleus is never zero except for nodes and nodal planes. ब्रैकेट में लिख लेना है अभी, चलो ठीक है ऐसे लिख लो, नोड्स एंड नोडल प्लेन्स, अभी बताऊंगा नोड एंड नोडल प्लेन क्या होता है. नोड्स एंड नोडल प्लेन, इसको अंडरलाइन कर देना, नोड्स एंड नोडल प्लेन को. ठीक है जी, ठीक है, ओके. नाउ ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से लिखो. ठीक, ये नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल देना. इसमें लिखो इन दिस मॉडल Schrödinger assumed electron as a 3D wave. In this model, Schrödinger assumed electron as a 3D wave. Schrödinger assumed electron as a 3D wave which is present in the positive field of an nucleus. Positive field of the nucleus, not an nucleus, the nucleus. ये समझो कि भाई ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका पॉजिटिव फील्ड होगा हर जगह. और जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक वेव है, 3D वेव है, 3 डायमेंशनल वेव है, एक 2 डायमेंशनल नहीं, 3 डायमेंशनल वेव है. ठीक है, 3 डायमेंशनल वेव which is present in positive field of the nucleus. Got it? ठीक है, नेक्स्ट लिखो he derived an equation which describes the wave motion of an electron, and the nucleus, या अराउंड द न्यूक्लियस लिखो, नॉट एंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस नोन एज श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन. श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो मैं लिख रहा हूँ बस उसको देखते चले जाओ कि ये लिखा क्या जा रहा है. इसमें कई सारी चीज़ें होंगी जो तुमने पहली बार तुम देख रहे होगे, तो कोई बात नहीं. ये उल्टा 6 है भाई, ठीक है, ये उल्टा 6 है, ध्यान से देखो, है ना, यह ठा से ठठेरा दिख रहा है, ये गॉट इट. तो इसको हम कहते हैं डेल. ठीक है जी, h² e - v = 0. ठीक है जी, ये e = 0 साई है, यहाँ साई है. ठीक है, दिस इज दी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, या श्रोडिंजर इक्वेशन लिख लो इसको बस. SC आता भाई यहाँ पे, श्रोडिंजर. कौन है डिंजर में? जैकी श्रॉफ डिंजर में. ठीक है, श्रोडिंजर इक्वेशन. गॉट इट? क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे पहले एक एक चीज़ समझो. साई जो यहाँ पे लिखा है इसको बोलते हैं PSI, साई. ठीक है ना, साईनाथ तेरे हज़ारों हाथ, है ना, जैसे शिरडी के साईं बाबा, वैसे ही ये साई है, ये साईं बाबा हैं तुम्हारे. ठीक है, ये साईं बाबा का मतलब है जैसे यू है उसमें ऐसे यूँ, तो ये दिख रहा है कि त्रिशूल है, मतलब साईं भी है और शिव जी का त्रिशूल भी है, तो शायद अब याद रहे. ठीक है, तो साई इज़ दी वेव फंक्शन. ये वेव फंक्शन जो कि एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है, मैथमेटिकल फंक्शन जो कि एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है. ठीक है, इसके बारे में अभी मैं लिखाऊंगा, डोंट वरी, जस्ट फॉर द टाइमिंग राइट, इट इज़ अ वेव फंक्शन. ठीक, यहाँ पर जो x y z तो समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन होगी, x y और z. ठीक है, x y z 3 डायमेंशन है, ये तो 3 डायमेंशन हो गए. ठीक है, अब जो यहाँ पे ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर साई, ये डेल 2 साई अपॉन डेल x स्क्वायर लिखा है, तो ये एक फंक्शन होगा जो कि x y z के टर्म्स में होगा. इसका मैं अगर डबल डेरिवेटिव ले लूँ, हालांकि तुमने अभी तक डेरिवेटिव शायद ना पढ़ा हो, इसलिए कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन नाम का एक तुम्हारे पास चैप्टर आता है मैथ्स में. ठीक है, उसको जब समझोगे तब तुम्हें इस पर्टिकुलर पार्ट का मतलब समझ में आएगा. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव, या अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो
अगर मैं लिखता हूँ डेल साई अपॉन डेल एक्स, तो मैं कहता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसी को ऐसा कर देता हूँ तो मैं इसको फर्स्ट की जगह क्या कर दूंगा, सेकंड। तो ये तुम लिख लेना भाई, दोनों चीज़ें लिख लेना। ये इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये क्लियर हो गया, ठीक, ये चीज़ होगी। यहाँ पर ई क्या है, ई इज़ योर टोटल एनर्जी, मतलब जो टोटल क्वांटाइज एनर्जी है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की वो। वी इज़ दी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर टोटल एनर्जी पता है तो पोटेंशियल एनर्जी पता ही चल जाएगी। अच्छा 8 पाई स्क्वायर एम, 8 और पाई तो तुमको पता ही है। एच तुम्हारा क्या है यहाँ पे, वही प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। एच भैया हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक भैया मतलब बहुत ही तगड़े एकदम मचाऊ भैया थे वो, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो ई वी हो गया, साई हो गया, ब्ला 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 हो गया भाई, ख़त्म हो गया। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। इसमें तुम्हें मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ ये क्या होता है, ई तुम्हें पता है, एच तुम्हें, ये सब तुझे पता है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो, ये इक्वेशन लिखी। इस इक्वेशन के बाद लिखना दिस इक्वेशन इज़ एप्लीकेबल टू ऑल दो सिस्टम्स। This equation is applicable to all those systems whose energy does not change with time, Example के तौर पे atoms and molecules, not nucleus, molecules। ठीक है, atoms and molecules तुमने देख लिया सारा का सारा, ठीक। तो इसमें अगर ध्यान से देखो द ओनली अननोन्स, देखो ये भी पता है, ये भी पता है। अच्छा एम ई तो लिखा नहीं मैंने, एम ई इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एम ई जो यहाँ पे दिया है इसलिए मैंने एम ई लिख दिया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं भी तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर मुझे नहीं चाहिए, मतलब आई विल नॉट गेट टू नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन कि तुम्हें आता है कि नहीं, बट यू नीड टू नो दैट अबाउट योर सेल्फ। अगर मैं बोलूँ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट दिमाग में सोचना है कि तुम्हें याद है कि नहीं। याद नहीं है तो भाई अभी इस मोमेंट पे, ठीक है, वीडियो को रोको और जहाँ पर भी मैंने उसकी वैल्यू लिखवाई है वहाँ जाके देखो कितनी है, ठीक है, एंड देन कम बैक एंड कंटिन्यू विद दिस लेक्चर। गॉट इट। ये तुम्हारा इक्वेशन हो गई जी, ठीक। तो इसमें लिखना द ओनली अननोन्स आर ई एंड साई। द ओनली अननोन्स इन दिस इक्वेशन आर E and psi. The only unknowns in this equation are E and psi. अब psi के बारे में बात करते हैं, ठीक है। psi, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट हो गया तुम्हारा, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। साई क्या है, मैंने क्या बताया था, इट्स अ मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। इट्स अ 3 डायमेंशनल मैथमेटिकल फंक्शन। इसका और ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसमें लिखो साई, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ साई करके लिखना है इसको, सिग्निफिकेंस ऑफ साई करके हेडिंग डालना, पहला पॉइंट लिखना सिग्निफिकेंस ऑफ साई। इट इज़ अ वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ, या इट्स अ 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन, ऐसे लिखो, इट्स अ 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन, इट्स अ 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ, एक्स वाई एंड जेड। 2 मिनट बैठ रहा हूँ भाई, बैठ के डिक्टेट कर रहा हूँ मैं। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और एंड जेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, दिस फंक्शन शुड बी फाइनाइट, continuous and differentiable, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, it can also be seen as, थर्ड लिखना, it can also be seen as the amplitude of the electron, 3D electron wave. It can also be seen as the amplitude of the 3-dimensional electron wave, 3D इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट लिखना, इट डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग, इट इज जस्ट अ 3-dimensional फंक्शन विच डिफाइंस अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इट डिफाइंस अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इसको फुल स्टॉप लिखो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ तुमको, वो क्या है उसको लिखो। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में शायद मैं थोड़ा भूल गया, लिखो इसको। इसमें पहली चीज़ ये है कि ये हाइड्रोजन के लिए डिफाइन किया, जैसे बोर मॉडल हाइड्रोजन के लिए डिफाइन किया गया था, वैसे ही ये मॉडल भी हाइड्रोजन के लिए ही डिफाइन किया गया, ठीक है। तो लिखो, इट वॉज डिफाइंड फॉर हाइड्रोजन atom, it was defined for hydrogen atom and was able to describe it completely, and it was defined for hydrogen atom and was able to describe it completely, ठीक है जी, ये लिख लिया, ठीक है। for other atoms, for other multi-electron atoms it cannot be solved exactly, it cannot, ये जो इक्वेशन यहाँ लिखी थी, it cannot be solved exactly, ये पॉइंट लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत, it cannot be solved exactly, ये एग्जैक्टली सॉल्व नहीं हो सकती, हालांकि कुछ अप्रॉक्सीमेशंस लेके हम हर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट लिख लेना, बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन and calculations using modern computers, this equation can be solved for मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स एज वेल। तो जो श्रोडिंगर ने दी थी इक्वेशन, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, सॉल्वेबल नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि वी हैव अदर मीन्स टू डू हायर एंड टफर कैलकुलेशंस, तो अब ये यूजफुल है। हालांकि एग्जैक्टली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं है, उससे थोड़ा सा और भी है, मतलब व्हाट आई हैड हर्ड, मैंने तो अभी तक इक्वेशन भी नहीं देखी, व्हाट आई हैड हर्ड फ्रॉम माई टीचर्स वाज कि उसमें 28 डिफरेंट टर्म्स हैं, तो वो तो मैं वहीं रुक गया था, मतलब 28 डिफरेंट टर्म्स है, तो अपने को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई एम मच मोर इंटरेस्टेड इन द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, गॉट इट, ओके। तो अब इसमें नेक्स्ट लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ साई मॉड स्क्वायर। देखो, साई तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताता, लेकिन एक चीज़ होती है, अगर मैं इसके मॉड का स्क्वायर ले लूँ तो ये हमें बहुत कुछ बताता है। तो उसमें लिखो significance of psi mod square, significance of psi mod square, तो लिखो इसको, it has physical significance and tells us या यूँ कह लो कि it is a probability factor, it has physical significance and is a probability factor। ये probability factor क्या है? It defines, लिखो इसमें, it defines या साई स्क्वायर एट अ पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसको, साई स्क्वायर एट अ पॉइंट या साई मॉड स्क्वायर एट अ पॉइंट डिस्क्राइब्स, साई मॉड स्क्वायर एट अ पॉइंट डिस्क्राइब्स द probability density, psi mod square at a point describes the probability density of finding an electron at that point, the probability density of finding an electron at that point, ठीक है, probability density of finding an electron at that point, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if the probability of finding an electron, या इससे पहले एक मिनट इसको कट करो, इससे पहले एक चीज़ लिख लो कि psi mod square varies as we move in different regions. Psi mod square varies as we moved in different regions
अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। मैंने क्या कहा कि साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिफाइन करता है या उसको बताता है एट अ पॉइंट। तो जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस हो गया और ये तुम्हारा एक एटम हो गया, मतलब एक स्फेरिकल स्पेस अराउंड दी एटम हो गया। तो मान लो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं साई मॉड का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करूँगा, ठीक है, तो ये क्या होगा साई मॉड स्क्वायर, दिस विल गिव यू दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दिस पॉइंट, ठीक। अच्छा, अगर बहुत ही जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि ये जो साई स्क्वायर है ना, ये साई मॉड स्क्वायर, ये इस पॉइंट के लिए अलग होगा, इस पॉइंट के लिए अलग होगा, इस पॉइंट के लिए अलग होगा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तीसरी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि इन अ पर्टिकुलर लाइक वेरी नेग्लिजिबल वॉल्यूम, जैसे मान लो एक बहुत ही थिन हॉलो स्फीयर की मैं बात करता हूँ, मान लो, ठीक है, इस हॉलो स्फीयर में, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, नॉट ऑलवेज, बट इस हॉलो स्फीयर में वी कैन से कि द साई मॉड स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को लिखो, इस चीज़ को लिखो, इन अ स्मॉल वॉल्यूम, इन अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, in a small volume element psi mod square can be, in a small volume element psi mod square can be assumed to be constant, can be assumed to be constant। let's say कि जो इसकी वॉल्यूम है, ये जो हमने एक बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम, एक नेग्लिजिबल वॉल्यूम, थिन हॉलो स्फीयर लिया था, इसकी जो वॉल्यूम है लेट्स से वो dv है, ठीक है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं इसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो लिखो, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस स्मॉल वॉल्यूम, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, अभी मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल रहा था साई मॉड स्क्वायर, अब मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, और प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी हम तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस स्मॉल रीजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस स्मॉल रीजन इज इक्वल टू साई स्क्वायर इंटू डी वी, साई स्क्वायर इंटू डी वी, ठीक है। साई मॉड स्क्वायर इंटू डी वी, नॉट साई स्क्वायर, साई मॉड स्क्वायर इंटू डी वी, ठीक है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो डी पी मान लेते हैं, डी पी इज इक्वल टू साई मॉड का स्क्वायर इंटू डी वी। अगर मैं इसको पूरे के पूरे वॉल्यूम के लिए, जितनी भी वॉल्यूम है उसके लिए मतलब ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, इसको ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक करके मैं इसको इन्फिनिटी या किसी एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन, जैसे मान लो इस पॉइंट से, न्यूक्लियस से लेकर इस पॉइंट तक, मान लो ये है ना, यहाँ तक मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो ये जो रीजन है जिसको मैं अभी रेड से या सॉरी ब्लू से कर देते हैं, ब्लू से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये जो रीजन है, ये इस रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी डूइंग दिस। क्लियर होगी बात, ये लिख लो, ठीक है। ये चीज़ लिखी, एक सेकंड यार, ठीक, इसमें लिख लो, ये चीज़ लिख ली ना। इसके बाद लिख लो नोड एंड एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड। नोड क्या हुआ, नोड जहाँ पर साई स्क्वायर, साई मॉड स्क्वायर 0 होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इज 0, ठीक है। तो लिखो इसमें नोड, नोड पॉइंट एट विच साई मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, probability, sorry, point at which psi mod square is equals to 0, the probability density, the probability, that is the probability density of finding an electron, that is the probability density of finding an electron at that point is a 0, the probability density of finding an electron at that point is 0। एक चीज़ होती है नोड और दूसरी एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट होती है एंटी नोड। अब यहाँ पे तुम ये मत कहना कि साई स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, साई स्क्वायर 1 हो गया मतलब उसका कंप्लीटली पार्टिकल कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। साई स्क्वायर, साई मॉड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का मतलब हो गया कि एक ही पॉइंट पे फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1 है, मतलब वहीं पे मिलेगा, वहीं पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल कैरेक्टर होगा, तो ये तो बोर मॉडल हो गया ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे साई मॉड स्क्वायर इज मैक्सिमम किसी पॉइंट पे, ये ध्यान रखना। तो लिखो
point at which psi mod square is maximum, psi mod square is maximum, that is probability density, that is probability density, that is probability density of finding an electron at that point is maximum, at that point is maximum. ठीक है जी, ये क्लियर हो गया. तो नोड्स एंड एंटी नोड्स सब हो गए. सॉरी यार. ओके, एक चीज़ और लिख लेना पॉइंट कि जो एनर्जी लेवल्स होंगे इसमें भी, ठीक है, वो क्वांटाइज्ड होंगे. तो लिख लेना एनर्जी लेवल्स इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, एनर्जी लेवल्स इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आर क्वांटाइज्ड. अब मैं जब ये बोल रहा हूँ तो वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. क्यों? क्योंकि जब हम क्वांटाइज्ड बोल रहे हैं एनर्जी के लिए, उसका मतलब क्या हुआ कि उसका वेव कैरेक्टर है. ठीक है जी, क्लियर होगी बात. कूल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स. शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, शेल्स क्या होते हैं, सबशेल्स क्या होते हैं. ठीक है, शेल्स याद होगा तुम्हें, हमने बात करी थी ऑर्बिट्स की, और उसी के साथ साथ मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ उन्हीं ऑर्बिट्स को हम शेल भी कहते हैं. ठीक है, ठीक है. तो शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स. जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसके अराउंड ऐसे ऐसे करके शेल्स हैं. शेल समझते हो कि एक स्फीयर है. ठीक है, एक स्फीयर है. अब ये स्फीयर इसके अराउंड ऐसा है ना, तो ऐसे स्फीयर आते रहे. ये क्या है, के शेल है, ये एल शेल है, ये एम है, के एल एम एन, इस तरीके से. और बाकी ओ पी जी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ए बी सी डी जो भी है वो सब यहाँ आ जाएंगे. अब जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड अ शेल. ठीक. लेकिन जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने देखा, अच्छा बोर्स मॉडल में क्या था, ये शेल सिर्फ एक ही चीज़ से बना है और इसकी एनर्जी कांस्टेंट है. उसके बाद अगर नेक्स्ट एनर्जी लेवल है तो वो सीधे एल है. ऐसा था, यही था ना बोर मॉडल में कि भाई इसका ये एक एनर्जी लेवल है, उसके बाद ये एक एनर्जी लेवल है, फिर उसका दिया है, फिर उसका दिया है. ठीक. हाइड्रोजन के लिए तो हाँ ये ट्रू होता है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए क्या होता है कि ये जो शेल होता है इसके अंदर भी कुछ सब शेल्स होते हैं, मतलब सब एनर्जी लेवल्स होते हैं. ठीक. ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पता चला कि सब एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हम सब शेल्स कहते हैं. ठीक. अच्छा, अब ये जो सब शेल्स होते हैं ये ऑर्बिटल्स से मिलके बने होते हैं. ये जो सब शेल्स होते हैं ये ऑर्बिटल्स से मिलके बने होते हैं और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन वास करते हैं. ठीक है जी. तो इसको अगर तुम्हें समझना है, मैं बैठ जाऊँ जरा, बैठ के समझा देता हूँ. इसको अगर तुम्हें समझना है तो ऐसे देखो, अगर मैं कहूँ कि भाई रुड़की में कोई कहाँ रहता है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि रुड़की में कोई कहाँ रहता है, तो सबसे पहले क्या बताएगा भाई, कोई यही तो बताएगा ना, लोकेलिटी क्या है, मोहल्ला क्या है ना, किस कॉलोनी में रहता है. ये तो कॉलोनी को समझ लो शेल है. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद दूसरा कि उस कॉलोनी में हमें ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि क्या, या कॉलोनी या मोहल्ले में कि उसका मकान नंबर क्या है ना, तो मकान नंबर बताना पड़ेगा. तो अब उस कॉलोनी में भी बहुत डिफरेंट मकान है, तो इसका मतलब उस शेल के अंदर भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, सब एनर्जी लेवल्स है, सब शेल्स हैं. ठीक है, तो उन मकानों को सब शेल समझो. ठीक. अच्छा जी, अब उस मकान में भी भाई ऐसा तो नहीं होगा कि सिंगल रूम सेट होंगे. मान लो कुछ डबल रूम सेट भी है, ट्रिपल रूम सेट भी है, तो उसमें रूम्स भी तो होंगे ना. तो वो जो रूम्स है उसके अंदर, शेल के अंदर या घर के अंदर रूम्स है, तो रूम्स क्या हुए, तुम्हारे ऑर्बिटल्स हुए, क्योंकि उन रूम से मिलके ही तुम्हारा मकान बनेगा और उन मकानों से मिलके तुम्हारी लोकेलिटी बनेगी. है ना. तो लोकेलिटी इज योर, या मोहल्ला इज योर शेल, जो मकान है इज योर सब शेल, और जो मकान का कमरा है वो यार, तो दैट इज योर ऑर्बिटल. और उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, मतलब उस कमरे के अंदर तुम, है ना. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स. ये 4 लेवल्स होते हैं. इनकी सिग्निफिकेंस तुम्हें थोड़े समय बाद पता चलेगी जब हम क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे. ठीक है. तो शेल्स क्या होंगे, शेल्स तुम्हारा लोकेलिटी हो गई. अगर मैं जो तुम्हें एनालॉजी दी थी तो लोकेलिटी होगी. सब शेल क्या हो गया, तुम्हारा हाउस हो गया, या हाउस नंबर जो भी तुम कहना चाहते हो. और ऑर्बिटल्स क्या हो गए, तुम्हारे रूम्स हो गए.
और उन रूम्स के अंदर कौन रहता है? तुम, मतलब इस ऑर्बिटल्स के अंदर कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से इनको याद कर लेना। ये 4 लेवल्स हो गए, गॉट इट। इनफैक्ट 3 लेवल्स हो गए, तीसरा लेवल पे तुम रहते हो, सम थिंक ऑफ इट लाइक दैट। ओके जी, तो लिखो ये शेल्स के लिखना एनर्जी लेवल्स, ठीक है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स, शेल्स के साथ में प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स। तो इसमें लिखो द एनर्जी लेवल्स as defined in the energy levels or shells as defined in the Bohr's model, as defined in the Bohr's model, ठीक है, the Bohr's model। ये इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बोर मॉडल वाला एनर्जी लेवल है। इसमें साथ में एक चीज़ और लिख लो जो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है कि भाई इलेक्ट्रॉन, ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं स्टेशनरी होते हैं, इनकी एनर्जी चेंज नहीं होती टाइम के साथ में, मतलब कांस्टेंट होती है, ठीक है। दीज एनर्जी लेवल्स आर कांस्टेंट एनर्जी लेवल्स, और इनके एग्जांपल लिख लेना KLMN, ठीक है, ये 1 2 3 4। इसमें K के करस्पॉन्डिंग जो शेल होगा वो फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ठीक, इतना लिख लो, गॉट इट, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो सब एनर्जी लेवल्स और सब शेल्स, सब एनर्जी लेवल्स और सब शेल्स, ठीक है। इसमें लिखो एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन के लिए तो जो यहाँ पे बनाया है ये ही ट्रू है, लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की मैं बात करूँ तब ये चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा? तो वही बोल रहा हूँ, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एज the number of electrons in an atom, as the number of electrons in an atom increases the splitting of these energy levels takes place, splitting of these energy levels takes place। अब ये एनर्जी लेवल्स स्प्लिट कर जाते हैं, स्प्लिट कर गए तो क्या होगा, एक से ज़्यादा, भाई है तो उसी शेल का, ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा सब शेल्स आ चुके हैं उसमें, ठीक है। तो लिख लो एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल्स आ चुके हैं जिनको हम सब एनर्जी लेवल्स कहते हैं, ठीक है। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इंक्रीजेज द एनर्जी शेल्स स्प्लिट फर्दर इनटू स्मॉलर सब एनर्जी लेवल्स, स्मॉलर सब एनर्जी लेवल्स, हेंस स्मॉलर सब एनर्जी लेवल्स, हेंस सब शेल्स या सब एनर्जी लेवल्स आर obtained या इन पैदा हो जाते हैं, दे आर बॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना लिखना है कि K में एक सब शेल होता है, L में 3, M में 5 और N में 7, ठीक है। क्लियर होगी बात? पहली चीज़ तो ये लिखनी है। दूसरी कि सब शेल होते कौन कौन से हैं, एक होता है S, एक होता है P, एक होता है D, एक होता है F, इसके बाद G और H ये सब भी होते हैं, लेकिन इनकी कोई हमें अभी ज़रूरत नहीं है, इन चारों की बात करना। तो लिखो एक इसी में सब शेल में पॉइंट लिखो, एनर्जी लेवल्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स, सब शेल्स। बेसिकली हम सब एनर्जी लेवल्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर शेल के अलग अलग नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे, ठीक है। लिखो K शेल हैज़ वन सब शेल, K शेल हैज़ वन सब शेल, K शेल हैज़ वन सब शेल। एक सेकेंड रुको, K में 1 होता है, 2 में 2 होते हैं, 3 में 3 होते हैं, 4 में 4, ठीक है, क्लियर है। कहाँ क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, तो एवरी एनर्जी लेवल हैज़ डिफरेंट सब एनर्जी लेवल्स, या एवरी शेल हैज़ डिफरेंट सब शेल्स, ठीक है। K हैज़ 1 सब शेल, L हैज़ 2 सब शेल, M N इस तरीके से लिख लो यार, ठीक है। ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सब शेल, ठीक है। और लिखो टाइप, इसी में लिख लेना टाइप्स ऑफ सब शेल, S P D F G H, इस तरीके से लिख लेना, S P D F G H, जिसमें से ये 4 हमारे जानने योग्य हैं।
ऐसे इसको मार्क कर लेना, इसकी बात हम अभी करेंगे थोड़ी सी देर में, ठीक। नेक्स्ट लिखो ऑर्बिटल्स। देखो ईच सबशेल इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्बिटल्स, ईच सबशेल इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। दीज ऑर्बिटल्स, ठीक है, दीज ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू, these orbitals belonging to different subshells, these orbitals belonging to different subshells have equal energy। जैसे ये S सबशेल है, S सबशेल में जितने भी सब ऑर्बिटल्स होंगे उन सब की एनर्जी सेम होगी। P में जितने ऑर्बिटल्स होंगे उनकी सेम होगी, इसमें जितने होंगे उनकी सेम होगी, इसमें जितने होंगे उनकी सेम होगी। तो F के जितने ऑर्बिटल्स होंगे उनकी सेम होगी, लेकिन F के ऑर्बिटल्स और D के ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो सेम नहीं होगी, ठीक है। तो लिखो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल हैव इक्वल एनर्जी बट energies of different subshells, sorry, different energies of different orbitals of different subshells, energies of different orbitals of different subshells is different, ठीक है, इक्वल नहीं होगी, ठीक। और लास्ट लाइन लिख लेना, ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल विद इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल्स जैसे इसके P के अंदर के ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल विद इक्वल एनर्जी, क्योंकि ये तो मैं बता चुका हूँ, आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। अब क्योंकि ऑर्बिटल्स हम जान चुके हैं, मतलब ऑर्बिटल्स के बारे में हम जान चुके हैं, ये भी तो जानना जरूरी है कि ऑर्बिटल है क्या। देखो जैसे इसको यूँ समझो, मैं डेफिनेशन भी बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पिक्टोरियली तुम्हें ये चीज़ समझ में आए। जैसे अगर मैं ऑर्बिटल बनाना चाहूँ तो ऑर्बिटल कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो जैसे ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ब्लैक से, और मैं इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इट्स नॉट जस्ट अ पार्टिकल, इट्स बिहेविंग लाइक अ वेव, तो मैं इसके अराउंड एक वेव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा पेशेंस रखना क्योंकि इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे उसकी घनत्व जो है, जो डेंसिटी है उसकी, वो जैसे जैसे हम दूर दूर मूव करते जा रहे हैं, ठीक है ना, वो उससे ठीक है, ऐसे दूर दूर जाते जा रहे हैं तो उसकी जो डेंसिटी है, ये जो डॉट्स की डेंसिटी है वो मतलब घटती जा रही है, ठीक है, तो घटती जा रही है। यहाँ पे ना ये डॉट्स की जगह थोड़े डैश डैश भी दिख रहे होंगे, ये मेरे बनाने का प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली में डैश नहीं है, डॉट्स हैं, ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे तुमने देखा, अगर मान लो मैं ऐसा कुछ एक स्पेस बना दूँ, ये स्पेस बना दूँ, ऐसे ये स्पेस बना दूँ, हालांकि ये सॉलिड बाउंड्री नहीं है जो मैंने बनाई है, सॉलिड नहीं है, लेकिन अगर मैं ये स्पेस बना दूँ तो इस स्पेस में मोस्टली तुम देखोगे कि जो डेंसिटी है इन डॉट्स की वो बहुत ज़्यादा है ना। और इस एरिया में, मतलब जो डेंसिटी ऑफ डॉट्स है, दैट रिप्रेजेंट्स हायर द डेंसिटी मोर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन देयर। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ ज़्यादा है और बाकी जगह पे थोड़ी कम है, जहाँ पे डेंसिटी कम है। क्लियर होगी बात। तो अगर मैं ये एरिया एरिया नहीं है, ये स्पेस है, वॉल्यूम है, अगर ये मैं वॉल्यूम बना रहा हूँ स्फेरिकल, ठीक, इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, अराउंड 90% है ऑफ टोटल जितनी भी है ना, उसकी 90% अगर इसके अंदर है तो मैं कहूँगा ये जो शेप है जिसके अंदर
इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है या 90% के आसपास है, उस स्पेस, उस रीजन, उस वॉल्यूम को मैं कहूंगा ऑर्बिटल। गॉट दिस? होपफुली यू गॉट दिस। तो लिखो ऑर्बिटल्स आर, या ऑर्बिटल इज, लिखो ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, orbital is the space around the nucleus in which the probability of finding an electron is maximum is called an orbital, the probability, the total probability, भाई ये जो स्पेस है ना, रीजन, वॉल्यूम है, जो स्फेरिकल वॉल्यूम है, इसके अंदर 90 से 95% चांसेस है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो ना। 100 टाइम अगर तुम चेक करोगे तो उसमें से 90 से 95 टाइम तुमको इलेक्ट्रॉन इस रीजन के अंदर मिलेगा, बाकी टाइम बाहर मिल सकता है। ठीक है, तो लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन inside this volume or region is 90 to 95%, is 90 to 95%। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 90 to 95। देखो भाई, ये जो यहाँ पे जैसे मैंने इसकी बात करी, हालांकि क्या है, ऑर्बिटल जो है वो देखो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस कभी जीरो नहीं होती है ना, कभी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ हमेशा होगी, चाहे बहुत छोटी क्यों ना होगी। तो अगर मुझे इसका 100% चाहिए होगा तो 100% के लिए तो इसकी वॉल्यूम मेरे को बहुत बढ़ानी पड़ेगी ना, है ना। अगर यहाँ कहीं पे भी मैं इसको इतना बड़ा स्फीयर भी बना दूँ तो भी 100% नहीं आएगी, हो सकता है 97% आ जाए। ठीक, तो ये अननेसेसरी हम इसको बढ़ा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की 95% 95% के आसपास जो प्रोबेबिलिटी है, जो इस रीजन में है, तो हम कहते हैं यही रीजन हमारा ऑर्बिटल है। और जो इसका ये जो डायग्राम होता है जिसमें लाइक एक सॉलिड सा स्फीयर हम दिखा देते हैं, दैट स्फीयर इज कॉल्ड बाउंड्री सरफेस डायग्राम। तुम्हारे एनसीईआरटी में इसलिए लिखवा रहा हूँ, लिखो। ठीक है, द 3-dimensional शेप, लिखो द 3-dimensional शेप इन विच द प्रोबेबिलिटी, देखो भाई ऑर्बिटल और बाउंड्री सरफेस डायग्राम में कोई फर्क नहीं है, बस ऑर्बिटल क्या है एक रीजन के तरीके से बताया मैंने, और अब बाउंड्री सरफेस डायग्राम को मैं एक शेप के जैसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो बाउंड्री द शेप अभी क्या बोल रहा था बाउंड्री सरफेस डायग्राम के लिए मैं, ठीक है, द शेप ऑफ द रीजन in which the probability of finding an electron is 90 to 95%, ठीक है, is 90 to 95% is called your boundary surface diagram, BSD। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, तुम्हारी एनसीईआरटी में 90% लिखा है, मैं 90 to 95% बोल रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ हाउ इट इज़। इन एनसीईआरटी वालों को क्या बताऊँ मैं। एनीवे ठीक, तो कहाँ थे हम, राइट। तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स डू नॉट डिफाइन पाथ या फिक्स्ड पाथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल कभी भी फिक्स पाथ नहीं बता रहे भाई, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, इट इज़ मूविंग लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। तो ये ऐसी रैंडम किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मूवमेंट जो है वो फिक्स नहीं है, किसी भी बिल्कुल मनचला आदमी है, मतलब कहीं भी जा रहा है। ठीक, तो ऑर्बिटल्स डू नॉट डिफाइन अ पर्टिकुलर फिक्स पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कॉमा दे रादर डिफाइन the probability of finding an electron in those regions. They rather define the probability of finding an electron in various regions, in those regions, in various regions। मान लो वो इतने से स्फीयर में बोल रहा है, या इतने से स्फीयर में बोल रहा है, या इतने से स्फीयर में बोल रहा है, तो ऑर्बिटल उस प्रोबेबिलिटी को बताएगा। गॉट इट। ठीक है, तो जहाँ पर ये घना है, डेंसिटी हाई है, ठीक है,
इसमें लिखो हाई डेंसिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या है, लो डेंसिटी, तो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। और एक लास्ट चीज़ लिख लेना, द फार्दर यू गो फ्रॉम द न्यूक्लियस, द फार्दर यू गो फ्रॉम द न्यूक्लियस द लोअर द probability of finding the electron, the lower the probability of finding the electron। क्लियर होगी भाई बात ये? अच्छा जी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लो, ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स के बीच में डिफरेंसेस। ठीक है, 5-7 डिफरेंस है, वो सारे के सारे लिख लो। एक तरफ ऑर्बिट बना देना और एक तरफ ऑर्बिटल लिख देना, मतलब इस तरीके से एक टेबल बना लो जिसमें 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ऑर्बिट में लिखो, ऑर्बिट में लिखो एन ऑर्बिट, एन ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड, एन ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड, एन ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड रीजन, नहीं सॉरी, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, well defined circular path around the nucleus, around the nucleus in which the electron revolves in an atom। ठीक है, यहां पे क्या होगा लिखो इसमें, it is a 3D space, orbital is a 3D space in which the probability of finding an electron, in which the probability of finding an electron is maximum, ब्रैकेट में लिखना around 90 to 95%। ठीक है, 3D space probability maximum 90 to 95%। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। सेकंड पॉइंट लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर देखो इस किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैं वो बात करूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं किसी ऑर्बिट में रख सकता हूं तो 2n² होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2n²। n क्या है यहाँ पे, उसका ऑर्बिट नंबर, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n=1 है, 2 हो गया। सेकेंड ऑर्बिट है तो n=2 है, तो 2 2 2 2 का क्यूब 8। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल दैट इज 2, ऑलवेज 2, 2 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट लिखो, इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, 2D मोशन होगा। तो लिख लो, क्योंकि भाई जो उसका सर्कल है, सर्कल तो 2D शेप होता है ना, 2D फिगर होता है, तो इसका जो मोशन भी होगा 2 डायमेंशनल होगा। तो लिखो इट हैज़ 2 डायमेंशनल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, 2 डायमेंशनल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या होगा, 3 डायमेंशनल मोशन होगा, सिंपल ही है। ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन इन द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, इन द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। चौथा लिखो, ये जो इसका जो पाथ है वो फिक्स्ड है, सर्कुलर है। लिखो फिक्स्ड सर्कुलर। इसका जो शेप, यूँ कह लो, शेप इज़ फिक्स्ड एंड सर्कुलर। भाई जितने भी होंगे, जितने भी गोले बनाए हमने सारे, मतलब जितने भी शेल्स बनाए सारे के सारे, या जितने भी एनर्जी लेवल्स बनाए सारे गोले तो बनाए थे। ठीक है, सर्कुलर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट होंगे, शेप्स आर डिफरेंट, शेप्स ऑफ द फिगर्स आर, या सॉरी शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट। एस के लिए क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है जी। पी मैं बता चुका हूँ, पी ए बी। ठीक है, पी के लिए क्या होता है, पी के लिए क्या होगा, एस हो गया स्फेरिकल, पी के लिए डम्ब बेल,
अभी बनवाऊंगा इसको, डम्बेल, ठीक है। डी के लिए डबल डम्बेल, ठीक है, डबल डम्बेल। एफ के लिए क्या होता है, देखो कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे कोर्स में भी नहीं है तो अपन उसको बताएंगे भी नहीं, कोई उसके बारे में डिस्कशन भी नहीं करेंगे। अब इसको बोलो लीफ शेप्ड, इतना समझ लो बस इसको अभी के लिए, लीफ शेप्ड या लीफ लाइक, ठीक है। फिफ्थ लिखो, दे आर नॉन डायरेक्शनल, ये जो होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, हैंस दे कैन नॉट। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि जैसे चलो अभी इसको जब इसको बताऊंगा ना तब समझ में आ जाएगा नॉन डायरेक्शनल का मतलब। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, हैंस दे कैन नॉट डिसाइड दी, हैंस दे कैन नॉट डिसाइड दी geometry, hence they cannot decide the geometry of the molecule, hence they cannot define the geometry of the molecule। और ये ऑर्बिटल के केस में लिखना डायरेक्शनल इन नेचर, इसके केस में लिखना डायरेक्शनल इन नेचर, hence define the shape of the molecule, shape of the या geometry of the molecule, not shape, geometry of the molecule। last लिखो, this is inconsistent with DBH, this is inconsistent with DBH, it is inconsistent with DBH, de Broglie hypothesis and HUP, Heisenberg uncertainty principle, and that is consistent with it। ये inconsistent होता है, वो consistent होता है, got it। और last point है, second last point है, the precise description of this path, the precise description of this path is not according to HUP, इज़ नॉट अकॉर्डिंग, हालांकि जो मैंने भी पॉइंट बोला वही बात बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए एक और पॉइंट है इसलिए बोल रहा हूँ, इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू HUP। और इसके लिए लिखना टू डिफाइन द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एनर्जी, टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एनर्जी, क्वांटम नंबर, अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, अ सेट ऑफ 4 क्वांटम या यूनिक सेट लिख लेना, अ यूनिक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स इज डिफाइंड या इज गिवन बाय अ सेट ऑफ यूनिक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द QMM as the solution, given by the QMM as the solution of Schrödinger equation, as the solution of Schrödinger equation। और लास्ट लिखो, their existence could never be demonstrated, इनकी existence कभी demonstrate नहीं हो पाई, but इनकी existence demonstrate हो चुकी है, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। ये demonstrate नहीं हो पाई, इनकी existence demonstrate होती है, और जो साई स्क्वायर होता है वो इसका शेप वेप सब देता है, गॉट इट। अब लास्ट चीज़ लिखते हैं, s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स और या एस सब शेल्स, ठीक है। तो लिखो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है जी, लिखो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ये लास्ट है तुम्हारा, होप ऑलरेडी 1 घंटा हो गया, बट मैं जल्दी से इसको कराता हूँ 10-1 मिनट में, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, ठीक है। हमने सब शेल बोले थे जबकि, तो यूँ समझो जब मैं ऑर्बिटल की बात कह रहा हूँ तो इसका मतलब एस सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है वो एस ऑर्बिटल कहलाएगा। तो लिखो यहाँ पे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है जी, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। फर्स्ट इज एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या हुआ, ठीक है, एस ऑर्बिटल क्या हुआ, पहली चीज़ लिखो इसके बारे में, ऑर्बिटल ऑफ द एस सबशेल, ऑर्बिटल ऑफ द एस सबशेल, ठीक है, पहली चीज़ लिखो। सेकंड चीज़ लिखो, एस सबशेल, एस स्मॉल एस होता है, बड़ा एस नहीं होता, स्मॉल एस होता है। एस सबशेल हैज़, या इस तरीके से लिख लो, एस सबशेल हैज़ 1 ऑर्बिटल, 1 एस ऑर्बिटल,
ठीक है, ऑर्बिटल भी बोलते हैं लोग इसको, इस तरीके से डिफाइन कर लिखते हैं इसको, इस तरीके से डब्बा सा बना दो एक चकोर सा, दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसमें लिखो इट इज स्फेरिकल इन शेप, इट इज स्फेरिकल इन शेप, hence non-directional. It is spherical in shape, sorry, not space. It is spherical in shape, hence non-directional. Hence non-directional. ठीक है, तो spherical shape का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो इस तरीके से होगा। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अगर तुम देखो तो probability of finding an electron is the same, तो इसलिए non-directional हो गया। तो लिखो hence non-directional, that is probability of finding an electron, that is probability of finding an electron is the same in all directions, is the same in all direction, hence the probability of finding an electron is the same in all directions। ठीक है, नेक्स्ट लिखो they do not contain any angular nodes। ये जो angular nodes बोल रहा हूँ ये बाद में समझाऊंगा। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। इसका शेप ऐसा होगा जी, गॉट इट। ठीक, अब पी ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं भाई। पी ऑर्बिटल जो है आपका, ठीक है, वो पी सब शेल में होता है, क्लियर। और पी सब शेल में 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे। क्लियर होगी बात। तो पहले तो ये लिखना है, ये लिखना है जी, लिखो, फिर देखा, फिर आगे। ठीक, इसमें लिखो, ये लिख लिया भाई, पी ऑर्बिटल है, इज इन दी पी सब शेल एंड हैज़ 3 पी ऑर्बिटल्स। क्या है, इसे डब्बे के जैसे। और जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ये पी जो है ना, ये छोटा वाला पी है, ध्यान रखना। ठीक है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, गॉट इट। इसमें लिखो द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज डम्बेल लाइक, द शेप इज डम्बेल लाइक। डम्बेल समझते हो ना, कोई है तुम्हारे उसमें बॉडी बिल्डर या कभी किसी को देखा हो तो एक लाइक ऐसा गोला सा होता है, 2 गोले होते हैं, एक छोटी डंडी से जुड़ा होता है ना, ऐसे बॉडी बिल्डिंग के काम आता है। तो उसी तरीके का होता है, यूँ समझो, इस तरीके का कुछ समझ में आएगा तुमको, इस तरीके का कुछ होता है। ये 2 ऐसे गोले से इक्वल से तुमने मिला दिया। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारे ऑर्बिटल्स, अभी मैंने क्या कहा कि ये पी एक्स 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसका मतलब क्या हुआ, ये समझो। ये अच्छा, इसमें जो मैंने बनाए थे ना, ये ऐसे बनाया था मैंने, ये तो मैं अगर इसको x कहता हूँ, इसको y कहता हूँ, इसको z कहता हूँ। ठीक है जी, तो स्फीयर जो था वो ऐसे ही था, या फिर तुम ऐसे भी कह सकते थे। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, x इसको कह लो, y इसको कह लो, और z इसको कह लो। ठीक है, इस ये कन्वेंशन फॉलो कर लेते हैं अपन, x, y और z। ठीक है, सेम वे मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ। ये x हो गया, ये y हो गया, और ये z हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये x, ये y और ये z। ठीक, तुमने देखा कि ये जो है ये पूरा x एक्सिस पे ही है, y एक्सिस पे नहीं है, ना z एक्सिस पे है, x एक्सिस पे लेटा हुआ है, तो इसलिए इसको कहते हैं px। अगर यही चीज़ मैं y एक्सिस पे लिटा दूं इसको, अगर मैं इसको y एक्सिस पे लिटा दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी वाई। और यही चीज़ अगर मैं इसके साथ में कर दूं z एक्सिस पे, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये z हो गया। ठीक है, तो और यही दोनों गोले से मैं यहाँ लिटा दूं इस पे, तो ये z एक्सिस के अलाउंग हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, पी जेड। ठीक है जी, इसको तुम तो चाहे ऐसे ऐसे करके गोला पूरा ऐसा कर लो, जो तुम्हारी मर्ज़ी हो भाई, एज़ इट इज़ अप टू यू भाई। और ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना अलग अलग शेप के, तो ज़रूरी नहीं कि अलग अलग शेप है। अगर सेम
मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सेम सब शेल के होंगे तो एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगा, ये ध्यान रखना। चाहे तो तुम अभी लिख लो इसको एज अ पॉइंट। ठीक है जी, क्लियर है। इसको हम अभी आगे भी देखेंगे, एनर्जीज और बहुत सारी और चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। क्वांटम नंबर पे आएंगे तो तब मैं दोबारा रिविजिट करूँगा इसको। ठीक है जी, एक्सेप्ट फॉर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ब्ला ब्ला, ठीक है ये सब चीज़ होगी। अब हम बात करते हैं डी की। ठीक है जी, डी जो तुम्हारा है, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जो है तुम्हारा वो होता है डी सबशेल में, पहली बात। और डी सबशेल में मैं बता चुका हूँ कि 5। अब तुम बोलोगे सर आपने शेल में भी तो कुछ सबशेल्स बताए थे, वो भी तो ऐसी थे 1 3 5 7। मैं कह रहा हूँ हाँ, और मैं उन सबशेल में भी एक 1 3 5 7 नहीं था भाई, वहाँ पे तो 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट सबशेल में फर्स्ट शेल में एक सबशेल, दूसरे शेल में 2 सबशेल, और ऐसे समझो इसको, के में 1 था, एल में 2 थे, मैंने गलत लिखा है शायद, हाँ KLMN 3 और ये 4, तो गलती से मिस्टेक हो गया भाई। ठीक है, इसको सही कर लेने का। तो पहला सेल होगा तो एक सब शेल, उसमें दूसरा वाले में 2, तीसरा वाले में 3, तीसरा वाले में 4। ठीक है जी। अच्छा, डी सब शेल होगा तो 5 ऑर्बिटल होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 5 ऑर्बिटल होंगे। अब 5 ऑर्बिटल होंगे तो उनको कैसे दिखाएंगे भाई हम? 5 ऑर्बिटल होंगे तो कैसे दिखाएंगे उनको? ऐसे जैसे भी यहाँ पे बनाया है, इसको एक्सटेंड कर दो भाई, इसको एक्सटेंड कर दो। कैसे एक्सटेंड करेंगे? यहाँ पे ये टका टक। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमें इनके पाँचों के पाँचों बनाने हैं, तो यहाँ पर लिख लो, ये जो डिनोट किए जाते हैं वो डिनोट किए जाते हैं DXY, DYZ, DXZ, DX² Y² एंड DZ²। क्लियर होगी ये बात? ठीक है। अच्छा, इन पांचों को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कहते हैं कि ये जो 3 हैं इन्हें कहते हैं हम एक्शियल, और एक्शियल नहीं है, ये नॉन एक्शियल है, ये नॉन एक्शियल है, और ये दोनों कैसे हैं? एक्शियल है। तो ये एक्शियल नॉन एक्शियल क्या है ये समझो कि जो एक्शियल होते हैं वो एक्सिस के अलोंग लेटे होते हैं, उनके लोब्स, ये जो गोला गोला बनाया था ना मैंने, अभी बता दूंगा लोब क्या होता है। उनके लोब्स एक्सिस के अलोंग लेटे होते हैं, और जो नॉन एक्शियल होते हैं उनके लोब्स एक्सिस के बीच में होते हैं। इनकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, पहले मैं इनका शेप बनाया था सारे के सारे। देखो भाई, DXY की बात करते हैं। ठीक है, इसमें मैं थर्ड वाला नहीं बना रहा हूँ, पहले मैं एक्स और वाई एक्सिस बना रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस बनाता हूँ, ठीक है, तो इसमें ये एक्स है अगर, और ये वाई है, तो अगर मेरे जो लोब्स हैं वो ऐसे हैं इन दोनों एक्सिस के बीच में, तो मैं क्या कहूँगा इसको? DXY। और ये किस कैटेगरी में आया? नॉन एक्सियल में। अगर सेम वे अगर ऐसा करते, पहले ना सारे के सारे वो बना लेते हैं। ये वाले जो दोनों के तीनों हैं, दीज आर नॉन एक्शियल एंड दीज आर कॉल्ड एक्शियल। ठीक है जी। इसमें ये समझो कि ये तो XY था, ये Y है और ये Z है, और ये X है और ये Z है। ये वाला X है और ये Y है, और ये तो बाकी छोड़ो, ये सिर्फ Z है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है। Y क्योंकि ये नॉन एक्शियल है तो इनके बीच में आना चाहिए, और ये क्या आना चाहिए? इनके बीच में, ये इनके बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों नॉन एक्शियल है, एक्सिस के अलोंग नहीं है। अच्छा, ये एक्सिस के अलोंग है, एक्शियल है, तो एक लोब इसका इधर होगा, दूसरा लोब इधर होगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई नहीं। ठीक है, इनका शेप डम्बल होता है, डबल डम्बल। इनका शेप डबल डम्बल होता है। डबल डम्बल मतलब भाई एक डम्बल में तो 2 लोब थे, तो 2 डम्बल में कितने होंगे? 4 लोब, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो सारे के सारे परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ध्यान से देखो। ठीक है, ये हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? अलोंग द एक्सिस, ये आ गया। अच्छा, Z² जो होता है, DZ², ये एक यूनिक सा होता है। ठीक है, इसमें झुंझुना टाइप होता है। ठीक, झुंझुना टाइप कैसा कि Z² के अलोंग, Z के अलोंग तो एक लोब होता है, लेकिन दूसरा लोब नहीं होता। दूसरा क्या होता है? एक रिंग होता है जो कि इसके अराउंड होता है।
ठीक है, तो इसके अराउंड एक रिंग रहेगा, ठीक, उस रिंग में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, बट दैट विल नॉट बी अलोंग एनी एक्सिस, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज डी वाई, हाँ वाई जेड, एंड दिस इज डी एक्स जेड, दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड दिस इज डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा सारे के सारे शेप्स हो गए। इसमें लिखो, दोबारा से लिखो, ये सबसे लोग सब लिख लिया, इसमें लिख लेना द शेप इज़ अ डबल डम्बेल, द शेप इज़ अ डबल डम्बेल, ठीक है। नॉन एक्शियल के बारे में लिख लो, नॉन एक्शियल के बारे में लिख लो, नॉन एक्शियल ऑर्बिटल्स इन विच, नॉन एक्शियल ऑर्बिटल्स इन विच द लोब्स lie between the axes, the lobes lie between the axis, the lobes lie between the axes, ठीक है जी। और एक्शियल के लिए लिख लो orbitals in which, या those orbitals in which the lobes lie along the axis, along the axis, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सर्कुलर रिंग प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में होता है, और इसको हम बोलते हैं बेबी सूदर, इसलिए तो मैंने वो झुनझुने की बात करी थी। ये झुनझुने जैसा दिखता है तो इसको बेबी सूदर ऑर्बिटल भी कहते हैं, ठीक है। तो ओके जी, तो दिस इज प्रीटी मच इट फॉर टुडे, सो लेट्स पार्ट नाउ। होपफुली तुमको सब समझ में आया होगा। इसके बाद क्वांटम नंबर्स और बाकी सब चीज़ें देखेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।